हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैरव से पढ़ाई को। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग वैदिक काल और वैदिक काल के पहले कालखंड, जिसको ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसका कालखंड 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक माना जाता है, तथा उसका जो दूसरा कालखंड है उत्तर वैदिक काल, जिसका कालखंड 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है, उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है, जो कि बार बार किसी अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा है कि ऋग वैदिक काल में किस तरह का समाज हुआ करता था, वहाँ पर समाज का वर्गीकरण किस तरह से हुआ करता था, तथा लोग वहाँ पर किन किन तौर तरीकों का पालन करते हुए रहा करते थे। हमने पढ़ा था कि किस तरह से आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आकर के भारत के सप्त सिंधु प्रदेश में रहते हैं और एक अलग प्रकार की सभ्यता का विकास करते हैं, जिसे हम लोग वैदिक काल के नाम से या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता के इस अध्ययन के क्रम में हमने ऋग वैदिक काल और उससे जुड़े हुए पॉइंट्स को देख लिया था। दोस्तों, इसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से उत्तर वैदिक काल में ऋग वेद को छोड़ करके बाकी जो अन्य वेद हैं, जिसमें अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना होती है। हम ये पढ़े थे दोस्तों कि ऋग वैदिक काल इतिहास का वह काल है जिसमें ऋग वेद की रचना हुई थी, तब जबकि उत्तर वैदिक काल में अन्य जो 3 वेद हैं उनकी रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषद इत्यादि की रचना देखने को मिलती है। तो आइए दोस्तों, अब उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए जो अन्य पॉइंट्स थे, जो कि हम इसके पिछले वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, चूँकि हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, तो लोहे की खोज के कारण यहाँ पर कृषि का काम आसान हो जाता है, तथा आर्यों का जो विस्तार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हम पढ़े थे कि सबसे पहले ऋग वैदिक काल में आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में, अर्थात पंजाब, हरियाणा और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर के बसे थे। लेकिन लोहे के, चूँकि इस काल में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, इसलिए जो आर्य थे वो सप्त सिंधु प्रदेश से चल करके रथ के माध्यम से या अन्य जो उनके पास अन्य भी बहुत सारे उपकरण वो बना चुके थे लोहे की मदद से, तो उन सभी उपकरणों के माध्यम से, उनकी मदद से वो सप्त सिंधु प्रदेश से चल करके उत्तर भारत में आकर के बसना चालू कर देते हैं, जिससे आर्यों का विस्तार देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं लोहे के आविष्कार से यहाँ पर आर्यों का विस्तार देखने को मिलता है और कृषि का बहुत ही अधिक विकास देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोहे का खोज किस काल में हुआ। तो लोहे का खोज हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल में देखने को मिला, जो कि खोजा जाने वाला दूसरा धातु था। इसके पहले सबसे पहले मनुष्य ने तांबे की खोज की थी ताम्रपाषाण काल में। तो दोस्तों, ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर। दोस्तों, अगर हम देखें कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो हम पढ़े थे कि ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ही सम्मानजनक दिखाई देती है। वहाँ पर महिलाएं जो थी वो अपने पति के साथ किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकती थी। उन्हें सभा और समिति का एक प्रमुख सदस्य माना जाता था। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा गिरावट दिखाई देती है। यहाँ पर महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था, यहाँ पर उपनयन संस्कार बंद हो गया था। हम पढ़े थे कि ऋग वैदिक काल में पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी उपनयन संस्कार किया जाता था, क्योंकि उस समय उनका महत्व ज़्यादा था। लेकिन हम आकर के अगर उत्तर वैदिक काल में देखें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उपनयन संस्कार महिलाओं का बंद हो जाता है, तथा सभा और समिति नामक जो संस्थाएँ थीं, जिसके सलाह पर राजा अपना कार्य किया करते थे, यहाँ पर भी उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम अथर्ववेद के एक पॉइंट के बारे में देखें, तो अथर्ववेद में महिला के जन्म है, जो कन्या का जन्म है, उसकी निंदा की गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इसके साथ साथ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या दोस्तों हमने पढ़ा है कि 18 है। उसमें एक ऐतरेय ब्राह्मण है, वहाँ पर जो कन्या है, कन्या को चिंता का विषय कह के संबोधित किया गया है कि महिलाएं जो है वो चिंता का विषय है। तो याद रखेंगे, इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम समझ जाते हैं कि महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल आते आते बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी। इसके साथ साथ दोस्तों एक पॉइंट याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। हम पढ़े हैं कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें एक है श्वेताश्वर उपनिषद, जहाँ पर भक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे दोस्तों पिछले वीडियो में कि गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले
पहले गोत्र सिस्टम का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये याद रखेंगे, भक्ति शब्द का प्रयोग श्वेताश्वर उपनिषद से संबंधित है। दोस्तों हम अगर आश्रम व्यवस्था की बात करें तो आश्रम व्यवस्था में सबसे पहले 3 आश्रम व्यवस्था तथा उसके बाद 4 आश्रम व्यवस्थाओं की भी चर्चा देखने को मिलती है। 3 आश्रम की व्यवस्था जो है वो छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलती है दोस्तों, जबकि 4 आश्रमों की व्यवस्था जाबालोपनिषद में देखने को मिलती है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों की व्यवस्था देखने को मिलती है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की व्यवस्था देखने को मिलती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 आश्रमों की व्यवस्था जो है वो किस उपनिषद में देखने को मिलती है, तो जाबालो उपनिषद में। ये 4 आश्रम कौन से हैं, तो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। तो हमारा जो जीवन काल होगा, हमारा जो औसत रूप से हमारा जो जीवन काल होगा वो 4 अलग अलग भागों में बटा होगा, जिसमें पहला भाग ब्रह्मचर्य होगा, दूसरा भाग वानप्रस्थ से जुड़ा होगा, उसके बाद से गृहस्थ और संन्यास जो हमारा होगा वो जीवन का अंतिम कड़ी होगी। तो ये 4 जो आश्रम है उनकी व्यवस्था सबसे पहले हमें जाबालो उपनिषद में देखने को मिलती है या उसमें उसकी चर्चा की गई है। दोस्तों अब एक पॉइंट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वैदिक काल में कुल 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा देखने को मिलती है, या वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बताया गया है, जिसमें से सबसे जो पहला विवाह है दोस्तों उसे ब्रह्म विवाह करके संबोधित किया गया है। ब्रह्म विवाह जो है वो सबसे प्रचलित और सबसे उत्तम विवाह की पद्धति मानी जाती थी। तो ब्रह्म विवाह सबसे प्रचलित था और सबसे उत्तम माना जाता था। ये 8 वैदिक काल के 8 जो विवाह है वो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, उसके बाद से असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। जिसमें सबसे पहला जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह है, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता था। जबकि अगर हम दैव विवाह की बात करें तो इसमें जो कन्या के जो पिता हुआ करते थे वो अपने पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर देते थे। तो पुरोहित के साथ कन्या के विवाह को ही हम लोग दैव विवाह करके संबोधित किया करते थे, जबकि यह मतलब वैदिक काल में दैव विवाह करके संबोधित किया जाता था। अगर हम तीसरे विवाह की तरफ बढ़े वैदिक काल के, तो उसको आर्ष विवाह कहा जाता था, जिसमें कन्या का पिता वर से गाय लेकर के विवाह कर दिया करते थे। तो वर से गाय लेंगे और उससे अपनी कन्या का विवाह कर देंगे, यह आर्ष विवाह की प्रथा थी। इसके साथ साथ प्रजापत्य विवाह में क्या होता था कि पिता जो होते थे वो वर वधू को बुला करके और उनको गृहस्थ जीवन शुरू करने की आज्ञा देते थे या वचन देते थे। इसके साथ साथ असुर विवाह में कन्या को माता पिता से खरीदा जाता था, ये कहीं ना कहीं असुर विवाह कहलाता था। जबकि गंधर्व विवाह अपने आप में एक प्रकार से प्रेम विवाह हुआ करता था, जिसमें माता पिता के बिना अनुमति के वर वधू शादी कर सकते थे। जबकि राक्षस विवाह में कन्या का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता था। जबकि पैशाच विवाह दोस्तों यहाँ पर जबरदस्ती विवाह करने वाली यह जो थी वो जबरदस्ती विवाह करने की एक प्रथा हुआ करती थी। तो इस तरह से वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्हीं 4 प्रकार के विवाहों को मान्यता दी गई है। बाकी ये जो 4 प्रकार के विवाह है उनको गलत बताया गया है, जबकि मान्यता दी गई है केवल इन्हीं 4 विवाहों की। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह को ही धर्म ग्रंथों में मान्यता दी गई है, बाकी 4 विवाहों को अमान्य और गलत बताया गया है। तो दोस्तों ये कुछ उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए पॉइंट्स थे जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। दोस्तों अभी तक हमने जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसके सभी पॉइंट्स को हमने देखा है। इसके बाद हमने आदि ऐतिहासिक काल अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा है। इसके बाद हमने ऐतिहासिक काल की शुरुआत की थी, जिसमें सबसे पहला जो हमने वीडियो देखा वो वैदिक काल से जुड़ा हुआ वीडियो देखा था। फिर हमने वैदिक काल को पढ़ करके वैदिक काल के बेसिक पॉइंट्स को पढ़ के वैदिक काल के अलग अलग खंडों अर्थात पूर्व वैदिक काल, जिसे हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, तथा उत्तर वैदिक काल के अलग अलग पॉइंट्स को देखा, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ के जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे हमेशा, ताकि आप एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे प्लीज़ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आने वाले वीडियो में अब हम लोग मगध महाजनपद काल को पढ़ेंगे कि किस तरह से
गौतम बुद्ध के जन्म के दौरान जो हमारा पूरा भारतवर्ष था वो अलग अलग 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसकी सूचना हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हम लोग अलग अलग महाजनपदों को देखेंगे तथा सबसे जो प्रमुख महाजनपद है जिसको मगध के नाम से जाना जाता है उसके सभी पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।